नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एसएससी की तरफ से सीजीएल मेंस की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका पेपर होना है 18 जनवरी को। तो लगभग आपके पास अब 45 दिन है। 1 दिसंबर संडे को हमने अपनी ऐप टेस्ट रैंकिंग पर वेबसाइट पे जो ऑल इंडिया लाइव फ्री टेस्ट कराया, हमारे संडे के संडे ऑल इंडिया लाइव फ्री टेस्ट कराते हैं, उसमें जो मैथ वाला पोर्शन है उसको मैं यहां पे कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। और बिल्कुल वैसा ही पेपर ये मैंने बनाया है जैसा एग्जाम में आएगा। ये पेपर मैंने खुद बनाया, हमारी टीम ने नहीं बनाया है मेरे भाई। तो आप इन 30 क्वेश्चंस को मेरे साथ जरूर सॉल्व करें। जिन्होंने ऐप पर जाके टेस्ट नहीं दिया वो भी इस वीडियो लेक्चर को देखें। और अगले संडे से हम जो टेस्ट कराते हैं पूरे इंडिया में लाइव मॉक टेस्ट फ्री, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो बेहतरीन 30 क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ जो है शुरू करेंगे मेरे भाई। हर एक चैप्टर के सवाल हमने इसमें लिए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है और बैलेंस पेपर बनाया है। इस पेपर का लेवल है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एग्जामिनर इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप 30 क्वेश्चंस में से 26 प्लस क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए, हमारी ऐप टेस्ट रैंकिंग पर हर संडे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट तो होता ही है, लेकिन 2016 से अब तक जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियसर के मॉक टेस्ट की फॉर्म में यहां पर फ्री डले हुए हैं। प्रीवियसर के सारे मॉक टेस्ट यहां पर फ्री हैं। और अगर कोई बच्चा प्रीवियसर के अलावा नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है, नए मॉक टेस्ट लगाना चाहता है फुल लेंथ, तो वो आपको 99 रुपीज में केवल मिल जाएंगे टेस्ट रैंकिंग ऐप पर। क्वालिटी नए मॉक टेस्ट, बहुत रिसर्च, बहुत फाइन, अच्छे क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ। जब आप यहां पे जाइएगा मेरे भाई टेस्ट रैंकिंग पर, तो ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में देखिए एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2, आप यहां पे सारे टेस्ट देखिए तो दो तरह के टेस्ट आपको दिखेंगे। प्रीवियस ईयर के 37 टेस्ट ये फ्री है, जो 2016 से लेके 2023 तक के हैं मेरे प्यारे भाई। अब 2024 का पेपर होना है। उसके अलावा ये 41 नए टेस्ट हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ये 41 जो है यहां पर आपके पास नए टेस्ट हैं जो आपको अनलॉक करने पड़ेंगे। 99 रुपीज में ये आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ऐप पर जितने भी नए टेस्ट पड़े वो सारे आपको मिल जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। ये बताइए, एक एलॉय में 75% कॉपर है और बाकी आयरन है। इन अनोदर एलॉय, एक दूसरी एलॉय में 87% कॉपर है, 10% आयरन है और बाकी इंप्योरिटीज है। बोथ एलॉयज मिक्स्ड, दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाता है। सो दैट इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ आयरन बिकम्स 15%। जब दोनों एलॉय को मिलाते हैं जो मिक्सचर बनता है उसमें लोहा कितना है, 15% उसमें आयरन हो जाता है। तो आपसे पूछा है नए मिक्सचर में कॉपर कितना होगा, नए मिक्सचर में कॉपर कितना परसेंट होगा, यह आपसे पूछा गया। सोचो, यह सवाल पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि एलिगेशन का सवाल है। दो एलॉय को मिला के एक नई एलॉय बनाइए। देखो आप इसमें किस पे एलिगेशन लगा लीजिए, आयरन के बारे में सब कुछ दिया है, आयरन पे, आयरन के कंसंट्रेशन पे। पहली एलॉय में 75% कॉपर है तो बचा कितना, 100 में से 75 घटाइए, 25% आयरन है। दूसरी एलॉय में कितना आयरन है मेरे भाई, 10%। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो जो फाइनल मिश्रण बनता है उसमें कितना आयरन है, 15%। तो एलिगेशन लगा के मुझे यह पता लग जाएगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड एलॉय को किस अनुपात में मिलाया है। समझ में बच्चे, 15 में से 10, ये 10 घटाएंगे 5, और 25 में से मेरे दोस्तों 15 घटाएंगे 10, यानी कि 5:10 आ गया, 1:2। तो मैंने यहां पे दोनों फर्स्ट और सेकंड एलॉय को 1:2 के रेशियो में मिलाया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन सवाल में तो यह पूछा है भाई साहब, जब आपने इन दोनों एलॉय को मिलाया, चलो 1:2 के अनुपात में भी आपने मिलाया, तो जो नया मिश्रण बना है उसमें कॉपर का परसेंटेज क्या है। अब यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, डेविएशन भी। बताइए बच्चों, पहली एलॉय में कितना कॉपर है, 75% तांबा है। दूसरी एलॉय जो आपने मिलाई है उसमें कितना कॉपर है बच्चों, उसमें 87% कॉपर है। और मिलाने से जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें कितना कॉपर होगा, तो देखो जो भी आंसर आएगा आएगा 75-87 के बीच में। सारे ऑप्शन ही हैं। तो मेरे भाई
87% को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 75% प्लस 12%। हम यहां पर द किंग डेविएशन मेथड लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि पहली एलॉय में 75% कॉपर है, दूसरे में भी 75% कॉपर है, तो मिश्रण में 75% कॉपर तो रहेगा, लेकिन दूसरी एलॉय में 2 का 12%, 2 का 12% एक्स्ट्रा कॉपर है। जो भी एक्स्ट्रा है वो सारी टोटल एलॉय में बढ़ जाएगा। टोटल एलॉय कितना है, फर्स्ट प्लस सेकंड मिलाकर टोटल कितना है, 1 और 2 3/3। तो 12 दूनी 24/3 8 हो गया, 75 में 8 जोड़ेंगे 83%। तो जो दोनों एलॉय को मिलाने से मिश्रण बना है उसमें 83% आपका मेरे प्यारे भाई कॉपर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, और ऐसे सवाल हमेशा से आते रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 2, ये आपके प्री के ही पेपर का था एज इट इज, क्योंकि साल प्री के पेपर में 7-8 ऐसे सवाल आए थे। बोला है 24 सेंटीमीटर रेडियस वाले और 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कुलर आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा है इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या है, त्रिज्या खंड का परिमाप क्या है। देखिए सेक्टर का पेरीमीटर का सीधा कॉन्सेप्ट है L+2R। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना कि सेक्टर इस प्रकार से होता है, ये आर्क है और ये इसकी 2 रेडियस है, ये सेंटर है और ये सेंट्रल एंगल थीटा। समझ में आया प्यारे बच्चों, यानी कि आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, आर्क की लंबाई निकालना पड़ेगा। और आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई 2 पाई, पाई यहां पे 3.4 बोला यूज करने के लिए। रेडियस जो है 24 है सेक्टर की, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। सेक्टर का केंद्र कोण 60 डिग्री का, तो 60/360 कितना हो जाएगा, 1/6, 6 चौक 24। क्लियर है। देखिए 2 चौक 8, 8 की 3.14 में गुणा करेंगे तो 24 और 14 ठीक 12 25.12 आ जाएगा। तो ये आर्क की लंबाई आ गई मेरे भाई। आपसे पूछा सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आर्क की लंबाई 25.12 है, रेडियस यहां पे 24 है, तो 24 दूनी 48, तो जोड़ूंगा 25 और 48 73, 73.12 आएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या परेशानी है इसमें, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेक्टर आजकल ट्रेंडिंग में है चैप्टर, ठीक है भाई, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, सेक्टर के सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ये बताएंगे सवाल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये प्रीवियस सर से ही इंस्पायर सवाल है। कॉस 18 डिग्री 45 मिनट, साइन 18 डिग्री 45 मिनट, नीचे भी सेम है, बस माइनस है। इसको देख के क्या पता चल रहा है मेरे भाई, ये है मेरे दोस्तों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा कुछ है बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाएं। अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं, अंश में भी हर में भी, तो क्या हो जाएगा, कॉस बटे कॉस 1, साइन बटे कॉस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस 10 बटे 1 माइनस 10। ये क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर नहीं पता हमें, तो क्यों नहीं पता भाई साहब, ऐसे तो सवाल सीपीओ में भी आया है। ये होता है tan 45 डिग्री प्लस थीटा। अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, tan a प्लस बी का, tan 45 डिग्री 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पे बस थीटा कीजिएगा, 18 डिग्री 45 मिनट है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस थीटा। 45 डिग्री में 18 डिग्री आप जोड़ देंगे तो 63 डिग्री हो जाएगा, tan 63 डिग्री 45 मिनट। कहां गया मेरे प्यारे भाई, देखो ये रहा आंसर, ये आंसर है, ठीक है। यहां पे ये कॉट को भी, ये भी आंसर हो जाएगा, वरना ये रहने देते हैं यहां पे। अब ठीक है, ओके, आंसर है सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 4, कौन करेगा बच्चों इस सवाल को। सवाल नंबर जो 4 है ना भाई, ये एसएससी जीडी के पेपर से लिया है मैंने, और एसएससी जीडी 2021 का पेपर कभी सॉल्व करके देखना,
इतना बेहतरीन पेपर है कि आज तो ऐसे सवाल मेंस में भी नहीं आ रहे, जैसे सवाल एसएससी जीडी 2021 के पेपर में है। करो। 5 मैन और 3 वुमेन 8400 रुपए कमाते हैं 4 दिन में। 9 मैन और 7 वुमेन 28,700 कमाते हैं 7 दिन में। तो 8 मैन और 5 वुमेन 30,600 रुपए कितने दिन में कमाएंगे? बेसिकली 2 इक्वेशन सॉल्व करने वाला सवाल है। यहां लिख रहे हैं मैन और यहां लिख रहे हैं वुमेन। तो सवाल बोला 5 मैन और 3 वुमेन 4 दिन में 8400 रुपए कमाते हैं। अगर 4 दिन में 8400 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे बेटे? 2100 रुपए। आप बोलोगे सर ये तो आपने सही कहा। अगली बात ये बोलिए कि 9 मैन और 7 वुमेन, 9 आदमी, 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 कमाते 7 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 41,000 रुपए। पूछा 8 मैन और 5 महिलाएं कितने दिन में 30,600 कमाएंगे। तो भाई ये दोनों इक्वेशंस है, मैंने कोई एक्स वाई नहीं लिखा, ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाई? चाहे आप मैन को बराबर कर लो, चाहे वुमेन को बराबर कर लो, इच्छा आपकी। जैसे यहां पे वुमेन छोटी वैल्यूज दिख रही हैं 3 और 7, मैन को बराबर कर लेता हूं। 3 और 7 को बराबर करने के लिए 21 कर लेते हैं भैया। यहां 7 से गुणा कर लिया और यहां 3 से गुणा कर लिया, तो मैंने वुमेन की संख्या बराबर कर दी। अब घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए। घटाने से फायदा क्या होगा कि वुमेन जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। 7 21, 3 7 21। आदमी देखो, 7 पंजे 35, 3 नाम 27। 7 पंजे 35, 3 नाम 27। 35 और 27 का डिफरेंस 8 आदमी। 8 आदमी कितना कमाते हैं मेरे भाई? 7 की 21 में गुणा करेंगे, 21 सत्ते 147, 3 की 41 में, 41 थी 123। समझ में आया? तो 147 और 123 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2400। ये आपका 2400 आ जाएगा दोस्तों, 2400 रुपीज। 2400 रुपये आ गया। किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है ना। 21 सत्ते 147 और 41 थी 123, 123 घटाएंगे 2400 आ गया। यानी कि 8 आदमी 2400 रुपए कमाते हैं। तो एक आदमी कितना कमाएगा हिसाब से एक दिन में? 300 रुपए। 2400/8, एक आदमी एक दिन में 300 रुपए कमाता है। अब महिला कितना कमाएगी? चाहे आप पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी से। अगर एक आदमी 300 रुपए कमाता है तो 5 आदमी कमाएंगे बच्चे 1500 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये टोटल तो 2100 कमाते हैं, यानी कि 3 औरत कमाएंगी 600 रुपए। 1500 प्लस 600 2100 होता है। अगर 3 औरत 600 कमाएंगी तो एक औरत 200 रुपए कमाएगी भाई एक दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था सॉल्व करना, हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए सवाल ये देखिए, 8 मैन और 5 वुमेन, 8 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में 30,600 कमाएंगे? तो भाई 8 मैन तो मेरे दोस्तों 2400 कमाएंगे और 5 वुमेन कमाएंगी मेरे भाई, एक वुमेन 200 तो 5 वुमेन जो है 1000। एक वुमेन अगर 200 कमाते तो 5 वुमेन 1000, यानी कि 3400 रुपए। 8 मैन और 5 वुमेन पर डे 3400 रुपए कमाते हैं पर डे। तो 30,600 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे? 30,600 को 3400 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 30 निमा 270, 4 नाम 36, 9 दिन। 9 दिन लगेंगे और यही सवाल का बहुत बढ़िया आंसर आ गया, 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए आप सवाल कोई मुश्किल नहीं है। अब सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है 2021 का। ये देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 5 सीजल प्री में। A secant PAB is drawn from an external point P to the circle with the center O, intersect it at A and B। तो मेरे भाई हम इस तरीके से एक सर्कल खींच लेते हैं। अब सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है और पॉइंट P से इस तरीके से एक सीकेंट खींची जाती है। सर्कल का जो सेंटर है ये हो गया, ये O है। तो सर्कल के बाहर पॉइंट P है जो ए बी पे काटती है। OP 17 है, PA 12 है, PB 22.5 है। ठीक है, यहां A और B पे काटती है और ये मेरे दोस्तों आपको बताया भी गया है। यहां से ये OP, O से P को मिलाते हैं
तो ओपी जो है आपका 17 है, 17। आपसे पूछा रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है। देखिए तरीके ने सवाल को करने के बहुत सारे हैं, पर सबसे स्मार्ट मेथड आपको सिखाएं। ये सीकेंड दे रखी है, मैं यहां से सर्कल की एक टेंजेंट खींचूं। सपोज मैंने सर्कल की टेंजेंट खींची पीटी, पीटी, तो आप जानते हैं अगर ये सर्कल के बाहर से टेंजेंट है पीटी, ये सीकेंट है, तो पीटी का स्क्वायर क्या होगा, पीए गुणा पीबी। पीटी का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा, पीए गुणा पीबी। अब पीए आपका 12 है गुणा पीबी, पीबी पीबी आपका 22.5 है, 22.5 का मतलब 45/2, तो 2 से 12 6 बार चला जाएगा, तो पीटी का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 45 छिक्का 270 ही आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। अब आपसे तो यहां पे सर्कल की रेडियस पूछे, रेडियस क्या है भाई, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस है। आप बोलोगे हाँ सर, अब आप बताओ ये सर्कल की टेंजेंट रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बनता है। तो क्या इस ट्राइंगल में ओटीपी में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, 90 डिग्री के सामने 17 है, ये पीटी का स्क्वायर मुझे पता है 270, तो पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस कितनी आएगी, 90 डिग्री के सामने 17 है, √17 का स्क्वायर माइनस पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर डायरेक्ट 270 है, तो 289 में से 270 घटाएंगे तो √19, तो √19 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, √19। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या, हालांकि लॉजिकली ये सवाल गलत है, ऐसा डायग्राम बनेगा ही नहीं। देखो सर्कल की जो रेडियस है √19 आ रही है, यानी कि 4.5 से छोटी, 4.5 से छोटी है रेडियस, है नहीं, अगर यानी कि मेरे प्यारे, और इसका अगर डायमीटर निकालें तो लगभग लगभग 9 आ जाएगा, 9 के आसपास इसका डायमीटर आ जाएगा। अब आप ये देखो, ये पीए आपका 12 है और पीबी 22.5 है, तो ए बी कितना बचेगा 10.5। ऐसा कैसे हो सकता है कि डायमीटर लगभग 9 के नजदीक हो और ये कॉर्ड डायमीटर से बड़ी हो, कॉर्ड तो डायमीटर से बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, यानी कि मेरे भाई इसमें जो डाटा सेट किया वो अच्छे से सेट नहीं किया गया है, पर फिर भी सॉल्व हो रहा है तो हमने कर दिया। ओके चलें शुरू करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6। यस, मलय एक सर्कुलर मैदान के चारों ओर 7 चक्कर 7 राउंड पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है, जबकि नेहा इसके चारों ओर 11 राउंड पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। बहुत बढ़िया, तो मलय वॉक कर रहा है, नेहा दौड़ रही है, वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं 2:45 पे। वो पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। देखो बच्चों, दो करेक्टर हैं, मलय भाई साहब 7 राउंड पर आवर, नेहा 11 राउंड पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है भाई, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे दोस्त, और दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक दिशा में चलते हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 - s2। 11 चक्कर में से 7 घटाएंगे, 4 चक्कर पर आवर, 4 राउंड पर आवर, यह आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब यह है कि वो 1 घंटे में 4 बार मिलेंगे। ये अगर मलय और नेहा दौड़ रहे हैं तो 1 घंटे में 4 बार एक दूसरे से मिलेंगे मेरे भाई। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर ये 4 चक्कर 1 घंटे में जो है 4 बार एक दूसरे से मिलेंगे, तो पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, फिर उनको पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे जी 4 उधर चला जाएगा, 1/4 1/4 आवर, 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट के बाद ये पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, हर 15 मिनट में मिलते रहेंगे। ठीक है ना, 1 घंटे में 4 बार मिलते हैं, तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, 1/4 आवर बार 15 मिनट के बाद। तो अगर 2:45 से शुरू किया है तो अगली बार पहली बार जो भी कब मिलेंगे, इसमें 15 मिनट जोड़ दीजिए, तो दोपहर में 3 बजे एक दूसरे से मिल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 7, ये बताइए मेरे दोस्त।
ये सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर होके मैंने नया बनाया है और बच्चों को घुमाने के लिए काफी है। और ऐसे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, एक नहीं कम से कम 10 सवाल। जरा करो, 8 cos x माइनस 8 sin x 3 है तो 55 tan x प्लस 55 बटे tan x क्या होगा। यहां से 8 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, cos x माइनस sin x, 8 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 3 बटे 8। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे ये पूछा गया 55 tan x प्लस 55 बटे tan x, तो 55 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan x प्लस 1 बटे tan x जो कि cot x हो जाएगा, cot x। ठीक है, पहले अरेंज कर लिया। अब बताओ सॉल्व कैसे होगा। ये cos माइनस साइन दिया है, पूछा है tan प्लस cot। भाई साहब tan x प्लस cot, यहां पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बता दूं, कितनी बार यार ये कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा कि भाई tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटे साइन इंटू कॉस। अगर मैं आपसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए कहूं तो बताओ ये क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहां प्लस होता तो भैया ये प्लस आता। यार प्लस पे तो कई बार सवाल आ चुका है, बस ये मैंने माइनस ही तो कर दिया, इसमें क्यों घबरा गए आप भाई। 55 tan x प्लस कॉट एक्स का मतलब हो गया 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 बटे साइन इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखिए, ये बच्चों cos x माइनस साइन एक्स है, आप इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर वर्क करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 cos x साइन एक्स। 3 बटे 8 का स्क्वायर बच्चों 9 बटे 64। क्या बात सही है? आप बोलोगे सर 9 बटे 64 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो 1 में से 9 बटे 64 घटाएंगे तो 55 बटे 64 बराबर 2 cos x साइन एक्स। क्लियर है? दो नीचे आएगा तो 55 बटे 128 हो गया, 64 दूनी 128 बराबर कॉस इंटू साइन। ये कॉस इंटू साइन आ गया, लेकिन ये तो उल्टा है, ये तो उल्टा है मेरे प्यारे भाई। 1 बटे साइन इंटू कॉस, मैंने कॉस इंटू साइन निकाला 55 बटे 128, ये 1 बटे साइन इंटू कॉस है तो उल्टा हो जाएगा 128 बटे 55। तो बच्चों यहां 55 से 55 कट जाएगा तो बचा क्या, 128 बच गया, जो कि मेरा पहला वाला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ खास बात है, कोई भी बहुत ज्यादा बिल्कुल देखते ही हो जाए ऐसा तो नहीं है। सवाल नंबर 8 देखेंगे। ओके, मिश्रण वाला सवाल अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जामिनर की नजर से अभी तक बचा हुआ, सिंपल सा। एक सॉल्यूशन में 30% पेट्रोल, 60% डीजल, 10% केरोसिन है। इस सॉल्यूशन का हम 30% निकालते हैं और केरोसिन से रिप्लेस कर देते हैं। अब जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसके 3/7 हिस्से को हम निकालते हैं, फिर पेट्रोल से बदल देते हैं। बोला है अब मिक्सचर में, अब जो मिश्रण बचा उसमें डीजल का परसेंटेज क्या होगा। अब मिश्रण में डीजल का परसेंटेज क्या होगा, तो भाई साहब हमारे पास एक मिश्रण है, इसमें कितना डीजल है, 60%। 60% डीजल है, बाकी 30% पेट्रोल है, केरोसिन भी है 10%। अब हम क्या करते हैं, मिश्रण का 30% निकालते हैं और फिर केरोसिन से बदल देते हैं। फिर जो नया मिश्रण आया उसका 3/7 निकालते हैं, पेट्रोल से बदल देते हैं। अब डीजल का परसेंटेज क्या होगा। देखिए भाई, अगर एक मिश्रण में पेट्रोल डीजल केरोसिन है, आप मिक्सचर निकालोगे तो पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, केरोसिन भी निकलेगा। सपोज आपने 10% मिक्सचर निकाला तो पेट्रोल भी 10% निकलता है, डीजल भी 10% निकलता है, केरोसिन भी 10% निकलता है अपनी क्वांटिटी का। लेकिन आपने मिला 30% मिक्सचर निकालने के बाद केरोसिन मिला दिया तो केरोसिन की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने मिक्सचर निकालने के बाद पेट्रोल मिला दिया, पेट्रोल की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आपने डीजल मिलाया थोड़ा ना है, डीजल तो केवल निकाला गया है, डीजल तो केवल निकला ही निकला है, मिलाया तो गया ही नहीं है। तो भाई अगर आपके पास स्टार्टिंग में 60% मिश्रण था, मैंने 30% मिश्रण निकाला, 30% का मतलब होता है जी 3/10 मैंने निकाला, तो बचा कितना,
1 में से 3/10 घटाइए, 7/10 बचा हुआ कि नहीं? अगर मैंने 30% मिश्रण निकाला तो डीजल भी 30% निकला होगा। डीजल बचा कितना होगा? 70%। अब जो मिश्रण आया उसमें से मैंने 3/7 निकाला, मिलाया पेट्रोल। भाई पेट्रोल मिलाया, डीजल थोड़ा ना मिलाया। अगर आपने 3/7 मिक्सचर निकाला है तो डीजल भी 3/7 निकलेगा, तो बचेगा कितना? 1 में से 3/7 घटाइए 4/7, ये डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। अब डीजल का जो परसेंटेज होगा मिक्सचर में वो इतना होगा। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 6 चौक 24%। सवाल बस देखने में मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है ए ऑप्शन, जिसकी कोई हद नहीं। कितना टाइम लगेगा करने में? 10-12 सेकंड। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता हो। सवाल नंबर आप देखेंगे यहां पर 9, फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपके सामने कुछ आंकड़े दिए हैं, इनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, अगर आपको स्टैटिक्स नहीं आती है बिल्कुल भी, और आपको मेंस का पेपर देना है, स्टैटिक्स नहीं आती, तो आपको सांख्यिकी पढ़ के जाना पड़ेगा। मीन, मीडियन, मोड, एक सवाल तो आएगा ही आएगा। हो सकता है पेपर में 2 सवाल आ जाएं। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, जिसपे 5 मिलियन बच्चे जुड़ने वाले हैं, क्लास है 4 घंटे की। 4 घंटे में सब कुछ समझा है, मेन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ठीक है, सब कुछ यहां पे समझाया है आपको, और खूब सारे सवाल प्रैक्टिस कराएं। स्टैटिक्स पढ़ना है, अभी तक नहीं पढ़ा, समय है अभी, जाके पूरी क्लास देख लीजिए मेरे भाई। दो बार देखना कम से कम, जिससे आपको सारे फॉर्मुलेज वगैरह याद हो जाएं, ठीक है, कंप्लीट स्टैटिक्स की। अब देखो, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप ये सवाल कर ही नहीं पाएंगे। आपसे पूछा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले आप इसका मीन, माध्य निकालें। मीन कैसे निकालेंगे? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या ना, जोड़ के 5 से भाग करो। 20 60 80 10 90 30 120 और 40 160। 1 7 8 3 11 4 15 5 20, 160 और 20 180, जोड़ के 180 आएगा। 5 संख्याएं, 5 से डिवाइड करेंगे 36, ये आया। क्लियर है? तो ये मीन आ गया। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? 36 से हर एक को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आप उसका स्क्वायर करिए। मीन आया 36, 36 से 21 कितना कम है? 36 से 21 15 कम है ना? तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है बच्चे। 36 से 67 कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा, 31 का स्क्वायर करेंगे 961। 36 से 13 23 कम है, 23 का स्क्वायर करेंगे 529। 36 से 34 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 36 से 45 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ये होता है मेरे भाई, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, आप पिछली साल भी सवाल आया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। आप जोड़ो, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? पहले ना 100 वाली चीजें जोड़ लो, 200 900 1100 और 500 1600। 1600 हो गया भैया। उसके बाद 61 4 65, 65 और 25 90। उसके बाद 81 और 29, 61 और 4 जो है 65 हो गया, और 25 और 65 90, 81 और 29, 8 2 10 और 9 1 110, 110 और 90 200, 1600 और 200 1800 हो गया। तो जोड़ के आया ऊपर 1800, और 1800 बटे 5 आ गया मेरे भाई 360। 360 का अंडर रूट आपको लेना है, तो भैया 361। 360 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर 361, बिल्कुल इसके नजदीक है। 361 का अंडर रूट 19 होता है, तो 360 का भी लगभग 19 आ जाएगा, अप्रोक्स बी ऑप्शन 19 आंसर है बच्चे, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर। चलो करेंगे सवाल नंबर 10 आपके सामने। ओके, ये सवाल है बच्चों बेईमान दुकानदार का।
जो कि लगातार आ रहा है। एक शॉपकीपर 25% डिस्काउंट देता है 10 किलो चावल की खरीद पर। चावल का जो प्राइस है 65 रुपए का पर केजी है और एमआरपी 80 रुपए पर केजी है। दुकानदार की जो वजन वाली मशीन है, जो वेइंग मशीन है, वो फॉल्टी है। वो 1 किलो वजन दिखाती है जबकि एक्चुअल वजन 800 ग्राम ही होता है। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखो, जब भी बेईमान दुकानदार वाला सवाल आए, ओवरऑल प्रॉफिट के लिए आपको सक्सेसिव लेना है, रेशियो बना के सीधी सीधी गुणा करनी है। दुकानदार चावल बेचता है, चावल का प्राइस 65 रुपए पर केजी है, एमआरपी लगाया है 80, तो 65 का चावल दुकानदार 80 में बेचेगा, लेकिन उसके बाद 25% डिस्काउंट भी तो दे रहा है दुकानदार, 1/4 डिस्काउंट, यानी कि 4 का सामान पे 1 की छूट है, 4 का सामान 3 में बेचेगा। अब दुकानदार के पास जो मशीन है वो खराब है, 1 किलो वजन दिखाती है जबकि एक्चुअल 800 ग्राम है। अगर कोई ग्राहक आएगा, वो बोलेगा हमको 1 किलो चावल दे दो। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी कि अगर कोई 1000 ग्राम चावल मांगेगा मेरे भाई, तो आप उसको दोगे 1 किलो, लेकिन वो 1 किलो होगा ही नहीं, वो तो एक्चुअल में 800 ग्राम होगा। तो आप 1000 ग्राम चावल का पैसा लोगे, लेकिन आप ग्राहक को दोगे कितने? 800 ग्राम। 800 ग्राम चावल देके आप 1000 ग्राम का पैसा ले लोगे, ये हो जाएगा मेरे भाई। तो प्रॉफिट होगा इन तीनों का सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा, 80 से 800 10 बार। 1 जीरो हम लोग यहां से काट लेते हैं, क्या बन गई लाइन? चलो कोई बात नहीं, 1 जीरो हम लोग यहां से काट लेते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों 5 से 65 13 बार, 5 से 100 20 बार, और 4 से 20 भी आपका चला जाएगा 5 बार। तो इधर बच गया भाई साहब 13, और इधर बच गया जी 3 पंजे 15। अल्टीमेटली दुकानदार ने 13 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 15 में बेच दिया, तो दुकानदार को प्रॉफिट हुआ 2 का। कितने पर? 13 पर। परसेंटेज में गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा भैया? 200/13, 13 कम 13, 70, 13 पंजे 65, यानी कि 15 पॉइंट आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर है सी। इस सवाल का आंसर है 15.38%। वेरी इजी सवाल, कोई परेशानी नहीं। देखिए, सवाल नंबर है 11, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके ओके, ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली grows to an amount in 7 years which is 1.3225 times to what it would have grown in 5 years. What is the rate percentage? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन करेगा इस सवाल को? सोचो ना, सवाल की लैंग्वेज कितनी प्यारी है। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 7 साल बाद जो अमाउंट है, 7 साल बाद जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, वो 1.3225 गुना है जो अमाउंट ग्रो होता है 5 साल बाद। यानी कि 7 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद वाले अमाउंट का कितने गुना है? 1.3225 टाइम्स है मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? 7 साल बाद जो पैसा है, जो मिश्र धन है, वो 5 साल बाद जो अमाउंट ग्रो होके बना है प्रिंसिपल से, उसका 1.3225 टाइम्स है। 7 साल और 5 साल में 2 साल का गैप है। देखिए, जो 5 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यही पैसा 2 साल के बाद 1.3225 टाइम्स हो गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बताओ कितने गुना हुआ मेरे भाई? एक इसका स्क्वायर है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 25 एंड में 5 आ रहा है, 132 होता है मेरे दोस्तों। 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 यानी कि 115 है, दशमलव भी लगेगा। 1.15 का स्क्वायर है ये। स्क्वायर की निंजा टेक्निक पता है? अगर आपको जैसे 95 का स्क्वायर करना है तो एंड में 25 आएगा, ये 9 है, तो 9 को आप अगले नंबर 10 से गुणा करते हो 90,
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, तो ये 1.15 का स्क्वायर है, यानी कि 2 साल में आपका पैसा 1.15 का स्क्वायर गुना हो गया 2 साल में। यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? हर 1 साल में आपका पैसा 1.15 टाइम्स हो रहा है, फिर अगले साल में फिर 1.15 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 115%। इसका मतलब है 115%, हर साल आपका पैसा 115% हो जाता है जो भी इन्वेस्ट करोगे। तो 100% पे यानी कि आपको 15% ब्याज मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा 15% है वही आपको हर साल का ब्याज है। तो भाई ये सवाल बहुत आसान था। जरूरी नहीं कि जो चीज देखने में अटपटी हो, मुश्किल लगे, वो मुश्किल ही हो। आगे का सवाल 12वां। जेसन अकेले काम को 23.4 दिन में, रफीक अकेले उस काम को 39 दिन में कर सकता है। दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देख लीजिए बेटा, ABCD 4 ऑप्शन है, भयंकर लेवल का। सोचो आप, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। जेसन एक काम को 23.4 दिन में कर सकता है पूरा, और रफीक जी इस काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर आप इनका एलसीएम लोगे, टोटल टाइम वेस्ट है। इस तरह का कभी क्वेश्चन आए, देखो रेशियो वाला, एफिशिएंसी वाला मेथड भी तो बढ़िया है। जेसन 23.4 दिन में करता है और ये करता है 39 दिन में। किससे कट रहा है बेटा? 13 से कट रहा है। 13 एकम 13, 10 13 104, 13 तिया 39 है भी। फिर किससे कट रहा है? 6 से, 0.6 से, 0.6 से 6 तिया 18 और 0.6 से 5 बार 3 5। ये टाइम का रेशियो है। जेसन और रफीक जो टाइम लेते हैं उस टाइम का रेशियो 3:5 है। टाइम का उल्टा करूंगा, 3:5 का अगर मैं उल्टा करूंगा तो 5:3 इन लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और एफिशिएंसी पता तो आप खुदा, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपको चाहिए मेरे प्यारे भाई यहां पे टोटल वर्क। मेरे भाई एक बात जानिए कि रफीक की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि रफीक एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, क्योंकि रफीक के दिन आसान है और रफीक पूरा काम 39 दिन में करता है, 39 डेज में। टोटल वर्क आ गया। अगर इसी काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 8, तो 39 या 117 बटे 8 आ जाएगा। तो 14 8 112 हो जाएगा। 14 सही 5 बटे 8 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। 5 बटे 8 क्या होता है? हर कोई जानता है, 1 बटे 8 0.125, तो 5 बटे 8 आएगा 0.625, 0.625, 14.625। ठीक है, तो ये वाला तरीका ज्यादा इजी है। आइए, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 13। बनाओ बच्चों, ये सवाल अच्छा है, ये बढ़िया सवाल बना के डाला भाई हमने, मजा आएगा इस सवाल को करने में। A laddu is placed inside a cubic box of side 5 centimeters such that sweet just fit into the box. A fly is sitting on one of the vertices of box. What is the shortest distance of fly must travel to reach the laddu? भाई लड्डू, मेरा भी लड्डू खाने का मन कर गया। आप ये समझो कि आपके पास एक घनाकार डब्बा है, इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक घनाकार डब्बा है, डब्बा, बढ़िया डब्बा है, डब्बा। अब इसके अंदर बच्चों हमने एक लड्डू रख दिया, इस तरीके से लड्डू, ये लड्डू हमने रख दिया। समझ में आई बात? ये लड्डू जस्ट इसके अंदर फिट होता है। अब यहां पे ये क्यूब की जो साइड है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। डब्बा तो मेरे दोस्तों कागज का होगा, ठीक है भैया। अब यहां कोने पे जो है, किसी भी कोने पे एक मक्खी बैठी है। अब मक्खी इस लड्डू को खाना चाहती है, तो मक्खी को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आप मुझे बताओ, इमेजिन करो, ये क्या होगा? ये इस क्यूब का डायगोनल होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि मक्खी को यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना कम से कम लड्डू को खाने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस। इससे छोटा तो कोई रास्ता है नहीं। मक्खी ऐसे उड़ के आएगी, ज्यादा लगेगा, है ना। मक्खी ऐसे आएगी तो भी ज्यादा लगेगा। ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा डायरेक्ट लड्डू पर अटैक करने का, अगर कोने पे बैठी है।
तो आप बताओ, अगर यहां पे क्यूब की साइड 5 है तो पूरा डायगोनल कितना होगा? 5√3। ये पूरा डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल क्या होता है? साइड का √3 गुना। आप मुझे बताओ, अगर यहां पे क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये जो लड्डू है, लड्डू की मेरे दोस्तों ये डायमीटर कितना होगा? ये लड्डू का डायमीटर कितना होगा? तो आप जानते हैं अगर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये जो है इस लड्डू का ये डायमीटर आ जाएगा। ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा क्यूब की साइड के बराबर। देखो ना भाई, अगर ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है तो ये लड्डू का डायमीटर भी यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे भाई ये जो है, आप इमेजिन करके सोचो, ये जो है ये लड्डू का डायमीटर ही होगा यहां से यहां तक। ये कितना? 5 सेंटीमीटर। पूरा डायगोनल कितना? ये ए से लेके बी तक 5√3। तो 5√3 में से मेरे दोस्तों मैंने ये 5 घटा दिया, लड्डू का डायमीटर। तो बचा क्या मेरे भाई? बचा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बच, ये दोनों तो बराबर होंगी ना भाई। ये दोनों डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों तो बराबर ही होंगी ना। तो भैया आपको कोई एक निकालने है तो इसका आधा कर दीजिए। तो इसका आधा कर देंगे मेरे भाई, तो 5 तो आएगा नहीं, ये 2.5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। 5 कॉमन, 5/2, 2.5, 2.5 इंटू √3 - 1। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया है। आगे चलने अब जल्दी 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 करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 14। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 साल में 72.8% अधिक हो जाती है एट ए सर्टेन रेट % पर एनम, किसी ब्याज की दर से। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 18,000 रुपए पर 1.5 साल में सेम रेट से, अगर इंटरेस्ट 6 मंथली कंपाउंड किया जाए, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 साल में 72.8% अधिक हो जाती है। यानी कि 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला? जब वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज 1 वर्ष पर मिल रहा है, 3 साल में आपको 72.8% ब्याज मिला होगा। अगर 3 साल में कोई धनराशि 72.8% मोर हो गई खुद से, तो 3 साल में आपको यह ब्याज मिला होगा। अब बताओ 72.8 को देख के आपको समझ नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा कि ब्याज की जो दर होगी, जो रेट होगी, वो 20% पर एनम होगी। 20 का 3 बार सक्सेसिव 72.8 होता है। 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। 20 का 72.8%। 30 का 119.7%। ये स्टैंडर्ड डाटा याद करिए। 5 का 15.7625%। यानी कि ब्याज की दर 20% होगी। आपसे बोला 18,000 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा 1.5 साल में? 1.5 साल का मतलब 18 महीने। अगर ब्याज मेरे दोस्तों क्या होता है, 6 मंथली कंपाउंड होता है, ठीक है, 6 मंथली कंपाउंड होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना। अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो इसका मतलब ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 का कितना मिलेगा? सक्सेसिव मिलेगा। और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 3 बार, 33.1%। कितने रुपए पर? 18,000 रुपए पर। तो ये तो बहुत आसान हो गया। 18,000 रुपए का 33.1% जस्ट आपको निकालना था। ठीक है ना भाई? परसेंटेज से 2 जीरो और एक डेसिमल से 1 जीरो ही आएगा। तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां से 8 आएगा। 18 एकम 18। तो 18 की 300 में गुणा करेंगे 5400। 18 की 31 में गुणा करेंगे तो 540 और 18 558 ये आएगा मेरे भाई। तो 5958 5958 यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बढ़िया है, एकदम ठीक। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। 14 सवाल हम लोगों ने कर लिए हंसी खुशी। अब हम यहां से सवाल करने वाले हैं आपके सामने 15। बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट। टंकी वाला सवाल है, टंकी वाला। ये सवाल तो सीपीओ के पेपर में आया था,
लेकिन इसका लेवल बिल्कुल मींस जैसा है, आप करो, आप खुद ही, कोई परेशानी होगी सॉल्व को करने में। दो पाइप एक टंकी को 12-16 घंटे में भर सकते हैं, ये बताया है। पाइप को एक साथ खोल दिया, यह पाया जाता है कि टंकी की तली में, टंकी के बॉटम में एक लीकेज है, और लीकेज के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि ये दोनों पाइप मिलकर जितने समय में भर पाते, उससे 90 मिनट एक्स्ट्रा लग गया टंकी को भरने में। तो बोला लीकेज पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। अगर हमें ये सवाल सॉल्व करना है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जो लीकेज है, जो टंकी के नीचे है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। मान लिया कि जैसे दो पाइप ए और बी हैं, ठीक, कोई परेशानी नहीं। ये 12 घंटे में टंकी भर सकता है और ये 16 घंटे में टंकी भर सकता है। तो 12 और 16 का एलसीएम 48। तो हमने मान लिया कि टंकी की कैपेसिटी 48 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की जो है यहां पर 3 है। तो दोनों पाइप मिलकर ए और बी पूरी टंकी कितने समय भरेंगे? भाई पूरी टंकी कैपेसिटी 48 है, दोनों पाइप भरेंगे 4 और 3 7 एफिशिएंसी के साथ ए और बी। तो 48 यूनिट भरने में लगेगा 48/7 घंटे। यहां तक कोई डाउट? लेकिन भाई टंकी की तली में एक रिसाव, एक लीकेज है, मैंने लीकेज को सी नाम दे दिया कि लीकेज की जो एफिशिएंसी है सी है। उस लीकेज की वजह से टंकी भरने में 90 मिनट अधिक लगे। तो टंकी कितनी देर में भरी गई? वैसे तो टंकी भर जानी चाहिए थी 48/7 घंटे में, पर टंकी भरने में 90 मिनट, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, 90/60, 3/2 आवर एक्स्ट्रा लगा। यानी कि टंकी कितनी देर में भरी गई? प्लस 3/2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो 7 दूनी 14 और 48 दूनी 96 प्लस 121 कितना आ जाएगा? 117। 117/14 घंटे, इतनी देर में टंकी भरी गई है ना? थोड़ा अटपटा सा डाटा हो गया। अब आप ये देखो, यहां से जो लीकेज है इसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी? हमने दोनों पाइप ए और बी खोल दिए, नीचे साथ साथ लीकेज भी चल रहा है। टंकी 48/7 घंटे में भर जानी चाहिए थी, लेकिन टंकी भरी है 117/14 घंटे में। तो लीकेज तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, यानी कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है और लीकेज पाइप 117/14 घंटे तक ओपन है। तो लीकेज पाइप ने इतना पानी खाली किया होगा कि नहीं खाली किया होगा? 117/14 घंटे में इतना खाली किया होगा। जितना लीकेज पाइप ने खाली किया है वो भरना तो पड़ेगा, लेकिन उसको भरेंगे कौन? उसको भरेंगे यही ए और बी मिलकर, और उसी को, जो लीकेज पाइप ने खाली किया है, उसी को भरने में दोनों पाइप को 90 मिनट ज्यादा लगे। 90 मिनट अधिक क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि लीकेज पाइप ने इतनी टंकी खाली कर दी स्टार्टिंग से एंड तक 117/14 घंटे में। उसी की वजह से दोनों पाइप ए और बी को 90 मिनट अधिक चलाना पड़ा। तो बताओ, दोनों पाइप ए और बी जो हैं वो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 और 3 7। तो 90 मिनट का मतलब 3/2 घंटे, 3/2 आवर्स। तो 3/2 आवर्स में कितना भरेंगे? गुणा 3/2। तो जितना लीकेज ने खाली किया है उतना ए और बी ने एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरा होगा। ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर बराबर तो होना चाहिए। अब 2 से यहां 14 7 बार कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा 17 मेरे दोस्तों 39 बार। यानी कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 7 49/39, 49/39। ये लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ गई। लीकेज पाइप 1 घंटे में इतना खाली करता है। तो लीकेज पाइप पूरा कितने समय में खाली करेगा? लीकेज पाइप पूरा कितने समय में खाली करेगा? पूरे टैंक की कैपेसिटी 48 है, 1 घंटे में कितना खाली करता है बच्चों? 49/39। तो पूरा कितने समय में खाली करेगा? डिवाइड कर देंगे 48 को लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 49/39 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ये 49/39 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 39/49। 39/49 ही आ गया मेरे भाई, और ये इसका आंसर होना चाहिए। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है। देखो जो भी आंसर आएगा मेरे भाई 39 से तो कम आएगा। देखो एक बात ये देखो, ये 48 है, ये 49 है। 48 को 49 से भाग देना बहुत आसान है। 48/49 का मतलब 1 - 1/49 ऐसे लिख लीजिए।
ये 48/49 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए मेरे भाई, 1 - 1/49 आप बोलोगे हाँ सर, और गुणा 39। अब 39 - 39/49 हो जाएगा। और क्या ये घटाना आसान नहीं है भाई? ये घटाना आसान नहीं है। 39 से 1 कम कर दीजिए 38, और 49 - 39 10, यानी कि 38 सही 10/49 घंटे। ये आंसर है डी। तगड़ा सवाल है बच्चों, हैवी सवाल। ठीक है, आइए सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन लेंगे फटाफट। एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट एफ से, जो सर्कल को ए और बी पे काटती है। एफ ए छोटा है, एफ बी बड़ा है। तो मेरे भाई जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहर जो है पॉइंट एफ है, और एक सीधी रेखा खींची गई है। ये मैंने ऐसे सीधी रेखा खींच ली। सर्कल के बाहर पॉइंट एफ है, इस तरीके से ये एफ ए से बड़ा है एफ बी, ये आपका एफ बी हो गया। ठीक है, एफ ए छोटा, एफ बी बड़ा है। ओके, एंड टचेस द सर्कल एट सी। A straight lines from an external point F intersect a circle at A and B and touches the circle at C. पॉइंट F से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है जो सर्कल को पॉइंट C पर टच करती है, इस तरीके से, यानी कि टेंजेंट और सीकेंट हमने खींच दिया। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सेंटर है यहां पे मान लेते हैं ये आपका पॉइंट O है। एंगल ACF 50 है और एंगल AFC 30 है। तो भाई हम मिलाते हैं मेरे भाई, ACF ये 50 है और एंगल AFC ये 30 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ACF 50 है और AFC ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 30 डिग्री का है। AFC पूछा एंगल AOB आपसे पूछा, ये वाला एंगल AOB आपसे सेंटर पे एंगल पूछा है। देखो भाई, अगर आपको ये एंगल पता चल गया, अगर आपको यहां पर ये वाला कोण पता चल गया इस आर्क द्वारा AB द्वारा, अगर वर्टेक्स पे कोण पता चल गया तो सेंटर पे तो डबल आ जाएगा ना, जस्ट डबल कर देंगे। और ऐसे केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। आप ये देखो, ये ट्राइंगल है 50 डिग्री 30 डिग्री, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का आ जाएगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 50 डिग्री है, तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पे बना ये कोण भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भाई, अगर सर्कल की टेंजेंट है, कॉर्ड है, ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोण बनाओ ये भी थीटा बनेगा। ये 50 डिग्री है या 80 डिग्री, 8 5 13, तो ये भी 50 डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इस आर्क AB द्वारा यहां सर्कल की परिधि पे 50 बना है, तो इसी आर्क द्वारा अगर सेंटर पे कोण निकालूंगा तो डबल बनेगा 100 डिग्री का। 100 डिग्री का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था, ये बहुत आसान सवाल था, प्री का पूछा हुआ। 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत मिलाकर 12,000 है। एक मेज की कीमत 10% कम की जाती है, कुर्सी की 20% बढ़ाई जाती है। 3 मेज और 4 कुर्सी की कीमत 17,100 हो जाती है। एक मेज 2 कुर्सी की कीमत क्या है कुल? देखो इस सवाल में ना कम कर रहे हो कीमत, वो भी परसेंटेज में, तो यहां आपको XY मान लेना चाहिए। मान लिया कि एक टेबल X रुपए की है और एक चेयर Y रुपए की है, तो सवाल में यह बोला है कि 2 टेबल और 3 चेयर मस्त 12,000 रुपए की। अब एक टेबल की कीमत 10% कम हो जाती। एक टेबल की कीमत अगर पहले X थी, 10% कम होगी तो रहेगी 0.9x। चेयर की 20% बढ़ जाती। चेयर की कीमत अगर पहले 100% थी तो 20% बढ़ गई, 120% होगी, 1.2y। 1.2y होगी, पहले y थी तो 1.2y हो गई। तो 3 मेज मल्टीप्लाई बाई 3 की, 4 चेयर मल्टीप्लाई बाई 4 की, और इनकी जो कीमत है मिलाकर वो कितनी है? इनकी कीमत मिलाकर है 17,100 रुपए। क्या बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं लिख लेता हूं 2.7x प्लस 4.8y। 2.7x प्लस 4.8y। ठीक है भाई, 3 मेज है तो 3 से गुणा, 4 चेयर की कीमत है 4 से गुणा कर दिया मैंने। आपसे पूछा है
एक मेज और 2 कुर्सी की कीमत, एक मेज x की, 2 कुर्सी 2y की, x + 2y आपसे पूछा है। ये मेरा सवाल है, बताओ जी कैसे होगा। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, चाहे x को सेम करो चाहे y को। यहां 4.8 है, यहां 3 है। अगर 3 को 4.8 बनाना है तो 1.6 से गुणा। देखो ना, किसी भी एक को सेम बना लो, सेम बन गया, घटा दीजिए, y सेम बन गया। 4.8 4.8 16 दूनी 32। 3.2 में से आप 3.2 में से 2.7 घटाएंगे तो 0.5x आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1.6 की 12 में गुणा करेंगे तो 19,200। 19,200 में से जब 17,100 घटाएंगे तो 2,100 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी डबल, इसका डबल करेंगे 4200, तो x का मान तो 4200 आ गया, 4200। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी करना होता है। 4.8y में 4.8y कट गया, 3.2 में से 2.7 घटाएंगे 0.5x। ये 16 गुणा 12 19 192 होता है, तो 19,200 में से 17,100 घटाएंगे तो 2,100। 0.5x की वैल्यू डबल करेंगे तो x की वैल्यू 4200 आ गया। अब x का मान अगर 4200 आया तो पहली में रख लो चाहे दूसरी में, पहली में आसान है। x की वैल्यू 4200 तो 4200 दूनी 8400, ये जोड़ के आने चाहिए 12,000। 8400 में क्या जोड़े? 12,000 हो जाए 3600, यानी कि 3y 3600 है। 3 चेयर 3600 के, तो एक चेयर आ जाएगी 1200 की। एक चेयर 1200 की आ जाएगी तो 2 चेयर आ जाएंगी मेरे दोस्तों 2400 की। तो 4200 + 2400 आ जाएगा 6600। तो 6600 इस सवाल का आंसर है। ये अच्छा सवाल है भाई, इस सवाल में आपको टाइम लगेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। 18 अलजेब्रा का बताओ। a बराबर ये दिया है, आपसे पूछा वही घिसा पिटा सवाल। भाई इस सवाल में आपको 2 इक्वेशन दी हैं। इस सवाल में आपको ये 2 इक्वेशन दी हैं और वेरिएबल मेरे दोस्तों यहां पे ABC 3 है, तो हम एक वेरिएबल को यहां से 0 कर सकते हैं। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो भाई हमने यहां पे C को 0 कर दिया, ये 0 हो गया। हमने यहां पे C को 0 कर दिया। जो आपसे सवाल पूछा है उसमें भी मैंने ये C को 0 कर दिया, ये भी C 0 हो गया, ये भी C 0 हो गया। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा AB × A + B। यही हमको निकालना है। सवाल में क्या बचा? A बराबर 13 - B। -B को इधर ले जाते हैं तो A + B 13। ये A² बराबर 144 - B², इसको उधर ले जाते हैं तो A² + B² बराबर 144। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी। देखो सवाल में A + B ऑलरेडी दिया हुआ है 13, हमें केवल यहां से AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू निकालते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको A + B दिया है, A² + B² दिया है, तो क्या आप AB नहीं निकाल सकते? AB का फॉर्मूला डायरेक्ट A + B 13 का होल स्क्वायर माइनस A² + B² बटे 2, यानी कि कितना आ जाएगा भाई साहब? ये 25 बटे 2। ये AB की वैल्यू आ गई 25 बटे 2। 25 बटे 2 मतलब 12.5। तो 12.5 आ गया मेरे भाई। 13 × 12.5, 13 की 12 में गुणा 156 और 13 की 0.5 में 6.5, यानी कि आ गया 162.5। ये ऑप्शन ये सही है। ठीक है जी, आसान से सवाल वैल्यू पुटिंग से हो गया। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने भाई साहब यहां पर 19। करो। DDA के पेपर का सवाल है ये। DDA ASO के पेपर का सवाल है इलेक्शन का। सोचिए कहां से, किस एग्जाम से मैंने सवाल आपके लिए निकाला है। 3 उम्मीदवार हैं, मंगेश, रोहित और अमर। चुनाव लड़ा। मंगेश को रोहित से 35% ज्यादा वोट मिले और मंगेश ने अमर को 62,000 वोटों से हराया है। रोहित को अमर से 20% वोट ज्यादा मिले। तो आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है? 80% ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट वोटेड। 80% वोटिंग की है लोगों ने और कोई भी वोट इलीगल नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप ये पता कर लो कि कुल कितने वोट डाले गए। भाई तीनों नाम से गुंडे लग रहे हैं, मंगेश, रोहित और ये अमर। मंगेश को रोहित से 35% वोट ज्यादा मिले, रोहित को अमर से 20% वोट ज्यादा मिले।
अगर मैंने मान लिया कि अमर को 100 वोट मिले तो रोहित को 20% ज्यादा 120 वोट मिले, यही है, और मंगेश को रोहित से 35% वोट ज्यादा मिले, तो 120 का 35% क्या होता है? 35% होता है बच्चों 7/20, यानी कि 42। 120 में 42 जोड़ेंगे 162। मंगेश को 162 वोट मिले, तो मंगेश, रोहित और अमर को जो वोट मिले हैं वो इस अनुपात में, ये डाले वोट्स हैं, ठीक है भाई। जो मंगेश, रोहित, अमर को वोट डाले गए वो इस रेशियो में डाले गए। सवाल कह रहा है मंगेश ने अमर को 62 वोटों से हराया। मंगेश को 162 मिले और अमर को 100, तो मंगेश ने अमर को 62 वोटों से हराया। 62 की वैल्यू सवाल में 62,000 है, 1000 गुना, तो कुल वोट कितने भाई? कुल वोट है, इन तीनों को जोड़ लो, ये कुल वोट आ गए 162 प्लस 120, 282, 282 में 100 जोड़ेंगे 382, तो 382 की वैल्यू आपसे पूछी गई है 382,000। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो मंगेश, रोहित और अमर को कुल पड़े वोट हैं, कुल, कि भैया कुल इतने वोट पड़े हैं इन दोनों को। सवाल में पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है। भाई जितने भी वोटर्स हैं उसमें से 80% ने वोट डाला है। कितने लोगों ने वोट डाला? 3,82,000 लोगों ने वोट डाला, जबकि डाला वोट कितने लोगों ने? 80% ने। ये 80% की वैल्यू है 80% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे 80, और आपसे यहां पर 100% की वैल्यू पूछी गई है, 100% की। ये मेरा सवाल है, समझ में आया ना? 5/4, 5/4। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? तो 300 पंजे 1500, 82 पंजे 410, ये आ जाएगा 1910, 1910, और यहां पे 000/4, तो 4 चौक 16। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। 4 चौक 16 और 3 1 4 7 28, 3 0 4 7 28, 2 0 4 पंजे 20, 477500, 477500, डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। मुश्किल नहीं है सवाल, डिजिटल सम भी आप यहां पे लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। आगे 1069 प्लस 1066 माइनस 1066 इंटू 1069 बराबर 2 के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का सवाल है मेरे भाई। दोस्त अगर आप इस सवाल को देखो ना तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ये फॉर्मूला क्या है, और ना आपको 69 डिग्री और 66 डिग्री की वैल्यू याद है। फिर करोगे कैसे आप इस सवाल को? देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं उनमें खास बात होती है, सवाल है ही नहीं, तो आप कहोगे सर क्या है फिर? ये एक थ्योरम है, आपको ये देखना है कि इसमें क्या स्पेशल छुपा हुआ है। ये जो 69 डिग्री है और ये जो 66 डिग्री है, इन तीनों का जो सम, इन दोनों का जो सम है वो 135 डिग्री के बराबर है कि नहीं? यानी कि एक्चुअल में सवाल ये था कि अगर दो एंगल का योग 135 डिग्री है, ए प्लस बी 135, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b माइनस tan a इंटू tan b बराबर क्या? एक्चुअल में जो सवाल था वो ये था, जैसे आपने याद कर रखा है ना, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan a गुणा tan b 1 होता है, या अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होता है। ये फेमस है इसलिए रटा हुआ है। कैसे आएगा? लेकिन केवल 45 डिग्री के थोड़े ले लेना है, 135 डिग्री के लिए भी है। अगर a प्लस बी 135 डिग्री है, दोनों तरफ से मैं tan लूंगा, अगर दोनों तरफ से tan लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ये थ्योरम है। बस यहां a की जगह 69 कर दिया, b की जगह 66। हो सकता है पेपर में सवाल आए a की जगह 127 डिग्री कर दे, b की जगह 8 डिग्री कर दे, तो आप अपनी मर्जी से a b का मान कुछ भी ले सकते हो। आप a को 135 डिग्री ले लो, b को 0 ले लो, बट tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 135 डिग्री -1 होता है, तो इसकी वैल्यू -1 है भाई। ये जो भी बवाल दिया इसकी वैल्यू -1 है, -1 बराबर 2k,
के का मान आ जाएगा बच्चे -1/2। बी ऑप्शन आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21 जो आपका CHSL के पेपर का पूछा हुआ है, करो जल्दी से फटाफट। सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित है कि जमीन पर उनके जो ग्राउंड हैं वो कोलिनियर है उनके फिट। पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। ये सवाल ना CHSL के पेपर का पूछा गया है, CHSL का, और 4 बार ये सवाल आया था मेरे भाई। ध्यान सुनना। एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग सबसे बड़ी है, एक काम करते हैं ये, हाँ ऐसे कर लेते हैं। बिल्डिंग सबसे ऊंची है 11.25 मीटर, ठीक है भाई। फिर एक पेड़ है, ये पेड़ हो गया, और ये आपका सुहास है, ठीक है। सवाल में बोला है ना पेड़ सुहास और इमारत के बीच में है, तो ये बिल्डिंग 11.25 मीटर ऊंची, 3.15 मीटर लंबा पेड़, ये पेड़ है, और ये हो गया सुहास। सुहास जो है, पेड़ जो है मेरे भाई, ये पेड़ है, बिल्डिंग और सुहास के बीच में है, ठीक है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो पेड़ है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है? 45 मीटर, ये 45 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक लाइन में पड़ती हैं। यही सवाल की सबसे खास बात है। ये बिल्डिंग की टॉप, ये पेड़ का टॉप, और माथे में सुहास की आंखें, ये तीनों जो हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये एक ही सीधी रेखा पर हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की हाइट पर है। सुहास की जो आंखें हैं वो जमीन से कितनी हाइट पर है? 1.8 मीटर की हाइट पर है, ये 1.8 है। ओके, तो आपसे पूछा पेड़ सुहास से कितनी दूरी पर है, आपसे ये पूछा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछे, बताइए। बहुत सारे दुनिया भर के तरीके हैं, लोग इसको आगे बढ़ा के करेंगे सिमिलरिटी से। मैं आपको बताऊं कि यहां पे मैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो सबसे स्मार्ट मेथड है। आप इनका रेशियो ले लो। ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना 11.25, 3.15, 1.8, 1.80 लिख देते हैं, इसका आप रेशियो ले लो। किससे कट रहा है बेटा? 9 से, और 5 से 45 से कट रहा है। 45 दूनी 90, 22 45 पंजे 225, 45 सत्ते 315, 45 चौका 180, यानी कि 25:7:4। मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत है इनके रेशियो की। अगर ये लेंथ 45 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो ये लेंथ 4 यूनिट है। अब आप खुद सोचना, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वर्ल्ड क्लास है। जैसे जैसे हम इधर से उधर जा रहे हैं लेंथ कम होती जा रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बिल्डिंग से जब पेड़ की तरफ गए लेंथ 45 से 7 हो गई, कितना कम हो गई? 18 यूनिट कम हो गई, जबकि ये है कितनी? 45 मीटर। जब पेड़ से सुहास की तरफ जाते लेंथ कितना कम होगी? 7 से 4, 3 यूनिट कम हो गई। 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है बस। 18 की वैल्यू 45 मीटर है, 2.5 गुना, 2.5 गुना। 18 दूनी 36, और ये आधा 9, 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना आएगी, 7.5 मीटर। यानी कि मेरे भाई जो सुहास है वो पेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर है, और ये इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे आपको। ये सबसे स्मार्ट मेथड है। आइए, एक राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस 15 और 4 है। राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं परपेंडिकुलर साइड्स का गुणोत्तर माध्य बताओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 15 है, इन रेडियस 4 है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस पता है तो उसका एरिया होता है डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। ये बात सही है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं पता है तो उसका एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस। बस वैल्यू रख दो। स्मॉल आर 4 का स्क्वायर 16 है भी, 4 गुणा 15 60 दूनी 120 बराबर 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा।
तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 136 का दुगुना हो जाएगा, 136 का दुगुना। ये आपका आ गया परपेंडिकुलर साइड का प्रोडक्ट। आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अबे 17 8 136 होता है, 17 8 136 और ये गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 रूट 17, 4 रूट 17 इसका आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। देखा, क्लियर है? आगे एक देखो, ये सवाल प्री के पेपर में आया है और बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल मेंस में आएंगे। तो प्री में भी कुछ ऐसे यूनिक सवाल है जो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करने। एक इन्वेस्टर ने शेयरों में 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे। पहले दिन शेयर 18% बढ़ गए, दूसरे दिन उनकी कीमत 15% गिर गई और तीसरे दिन उनकी कीमत 3% गिर गई। 3% की गिरावट आ गई। ये तो अडानी का हाल है भाई। नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा इन्वेस्टर के शेयर में, अप्रॉक्स में बताना है कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा। देखो, इंक्रीज पॉजिटिव, डिक्रीज नेगेटिव, काफी दूर दूर है। 18% बढ़ेंगे, 15% घटेंगे, तो नेट चेंज कितना आएगा, 18 और -15 का सक्सेसिव, 18 -15 -18 गुणा 15/100 हो जाएगा ना भाई। 18 -15 3 हो गया, 18 गुणा 15 270/100, 2.7, 3 में से 2.7 घटाएंगे, 0.3% इंक्रीज। तो ये 0.3% इंक्रीज हुआ, फिर 3% डिक्रीज हुआ, फिर आप इन दोनों का सक्सेसिव करोगे तो 0.3 -3 और -0.3 गुणा 3/100 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इग्नोर कर सकते हैं। 0.3 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2.7 और माइनस आ रहा है मेरे भाई, यानी कि डिक्रीज होंगे, शेयर की वैल्यू डिक्रीज होगी और लगभग 2.7% डिक्रीज होगी। तो आपको अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी है, ये भी आपको लिखना नहीं चाहिए, दिमाग में करना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। मजा आया? आगे दी गई आकृति में पी ए, क्यू बी और आर सी ये तीनों लंबवत है, कौन सा सत्य है। देखो, ये एक थ्योरम है मेरे भाई, डायरेक्ट थ्योरम। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, यहां तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ना हो के अगर पैरेलल भी दी होती, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया, फिर यहां से एक और पैरेलल लाइन खींची है, तो ये x है, ये y है, z है, तो थ्योरम होती है 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। दिस इज द कॉन्सेप्ट। या फिर z बराबर xy अपॉन x प्लस वाई, ये z की वैल्यू होती है मेरे भाई। समझ में आया? यहां पे कौन सा दिया है, यहां पे आपको दिया है ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज ए डायरेक्ट थ्योरम, सिमिलरिटी से आता है, प्रूफ करने में टाइम वेस्ट ना करें। अगला सवाल करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 25, जल्दी से करना, दूध पानी वाला। एक दुकानदार के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है जिसकी कीमत 40 रुपए पर लीटर है। इसमें से 10% दूध निकाल देते हैं और उसकी जगह पानी डाल देते हैं। यह प्रोसेस 2 बार और रिपीट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर दुकानदार ने मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत पर बेचा, सवाल में बोला है अगर दुकानदार ने मिश्रण को सीपी पर बेचा है तो दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। वेरी नाइस क्वेश्चन मेरे भाई। एक बात बताएं, अगर आप दूध को सीपी पर ही बेच रहे हो तो दूध में आपने जितना परसेंट पानी की मिलावट की है आपको उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा। बस आपको इस सवाल में निकालना है कि आपने दूध में कितना परसेंट पानी मिला दिया। भाई हमारे पास स्टार्टिंग में प्योर दूध था 100%, हमने 10% निकाल लिया, 100% में से 10% निकाले तो बचा कितना, 90% दूध बचेगा। अब 90% का मतलब 0.9। ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3, 0.9 का क्यूब 0.729, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में इतना दूध बचेगा। ये परसेंटेज में कितना आ गया, 72.9%। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि टोटल जो भी मिश्रण होगा उसमें 72.9% आपका मिल्क होगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, वाटर होगा।
अगर 100% मिक्सचर है तो उसमें, क्योंकि अब मिल्क वाटर का मिश्रण बन गया, उसमें 72.9% ही मिल्क होगा, तो बाकी घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका आ जाएगा 27.1%। ये ना सात दोनों 27.1% आपका वाटर हो जाएगा। तो फाइनल मिश्रण में ये आएगा मेरे भाई। आपसे पूछा है जब ये मिश्रण बन गया, हम इसको शुद्ध दूध की कीमत पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट का लाभ हुआ? भाई आपने दूध में जितना पानी ऐड किया है उतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा। मेरे पास जो फाइनल मिश्रण है उसमें मिल्क कितना है? फाइनल मिश्रण में 72.9 मिल्क है, 72.9, और मैंने वाटर कितना ऐड किया है? रिप्लेसमेंट करने के बाद जो वाटर है, वाटर कितना है? 27.1। यही आपका प्रॉफिट होगा। मिल्क में जितना वाटर ऐड किया वही आपका प्रॉफिट है, परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है जो कि काफी लेंदी है। तो मेरे दोस्त हम इसको देखेंगे ऑप्शन से। 30% से तो बड़ा आएगा, 35%। देखो 35 से कम है कि ज्यादा है? जैसे नीचे 729 है, अगर मैं 729 का 35% निकालू तो कितना आएगा मेरे भाई? 700 का 35% निकालो पहले। 35 सत्ते अभी 210 और 245, 24.5। ये 29 मान लो, 29 यानी कि 30। 30 का 35% कितना आएगा मेरे भाई? 30 का 35% 30, ये 729 हो गया ना, तो इसका 35% कितना आएगा मेरे भाई? तो आपका आ जाएगा ये 30 का 10.5। अच्छा ये 245 आएगा ना, 10.5। ठीक है जी, तो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी 255.5। लेकिन ये तो 271 है। 729 ये तो 271 है, यानी कि 729 का अगर 35% निकालूंगा तो लगभग 255 आ रहा है। ये तो 271 है, यानी कि 35% से ज्यादा आएगा। ये आंसर है बेटा। ये भी एक तरीका होता है ऑप्शन से देख पाने का कि सारे ऑप्शन 30% से प्लस हैं। 35% चेक करो, क्या 35% से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? नीचे बेस होता है। 729 का 35% मैंने निकाला तो लगभग ये आ रहा है मेरे भाई 255 के करीब, लेकिन ये 271 है तो 35% से ज्यादा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ त्रिकोणमिति का। देखिए ये बहुत पॉपुलर सवाल है। ये है कॉट कॉसेक में, सेम ऐसा ही सेक 10 में भी आता है। आपको पता है कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कॉट प्लस कॉसेक है, ये कॉट माइनस कॉसेक है। अगर मैं मान लू ये एक्स है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है, तो नीचे क्या है बेटा? आप ये बात जानते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर कोसेक प्लस कॉट एक्स है तो कोसेक माइनस कॉट क्या आएगा? 1/x। लेकिन एक कॉट माइनस कोसेक है तो माइनस का 1/x प्लस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे भाई जब आप यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? x-1 और ये माइनस का 1+x/x, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू x ही आ गई। ये स्मार्ट तरीका है, कैसा भी सवाल आए अगर आपको रेसिप्रोकल दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी x मान लो हो जाएगा। और x मैंने क्या माना है? कॉट प्लस कॉसेक को। यही आंसर आ गया है। कोई कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉसेक का मतलब 1/sin, तो कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा, ये सवाल का आंसर है। 1 प्लस कॉस बटे साइन थीटा, पहला ही ऑप्शन ठीक दिख रहा है हमें तो। 26वां सवाल, आइए आगे। 180 मीटर की दौड़ में, रेस वाला सवाल आ गया भाई। 180 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हराता है। अगर एस 36 मीटर का स्टार्ट लेता है, एस टेक से हेड स्टार्ट ऑफ 36 मीटर, यानी कि एस जो है आर से 36 मीटर आगे जाके खड़ा होता है दौड़ने के लिए, तो उनके बीच बराबरी पाने के लिए कितने मीटर की दौड़ होनी चाहिए? हाउ मच डिस्टेंस शुड द रेस बी टू हैव ए टाई बिटवीन देम? देखो दोस्तों, दो बंदे हैं आर और एस। आर हरा रहा है एस को, यानी कि आर फास्ट है। अगर 180 मीटर की दौड़ होती है तो आर जो है एस को 9 मीटर से हरा देता है, यानी कि जो है
एस 9 मीटर से हार गया। मैं ये भी कह सकता हूं अगर 180 मीटर की रेस होगी, एस 9 मीटर से हार जाता है, यानी कि अगर आप एस को 9 मीटर आगे खड़ा कर दोगे, अगर आप एस को 9 मीटर आगे खड़ा कर दोगे तो दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे, आर और एस दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे। अब यहां पे बोल दिया कि भैया अगर हम एस को 36 मीटर आगे खड़ा कर दें, यानी कि एस 36 मीटर कम दौड़े, तो बराबरी अगर करनी है मेरे प्यारे भाई, तो कितनी मीटर की रेस होनी चाहिए? 9 मीटर के लिए रेस हो रही है 180 की, तो 9 का 4 गुना होता है 36, तो रेस होनी चाहिए 720 मीटर की। 720 मीटर की रेस यहां पर होनी चाहिए, और सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं? सवाल नंबर 28। एक बैग में 8 लाल, 4 पीली और 5 हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें निकाली जाती हैं रेंडमली, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी गेंद पीली नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई भी गेंद पीली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हम 3 गेंद निकाले हैं वो पीली ना होकर या तो रेड होंगी या फिर ग्रीन होंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल गेंद कितनी है? 8, 4 12 और 5 17। 17 में से 3 गेंद निकालने के कितने आउटकम्स हैं? 17C3। अब हमें 3 गेंद निकालने, लेकिन कोई भी पीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि या तो रेड हो या ग्रीन हो। तो रेड और ग्रीन कितनी बॉल है? 8 और 5 13। तो इन 13 जो रेड और ग्रीन बॉल है, इनमें से 3 निकलनी चाहिए, तो पीली नहीं होंगी। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब 13C3 का मतलब 13 गुणा 12 गुणा 11 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, और 17C3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 17 गुणा 16 गुणा 15 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है बच्चों? देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो एक दूसरे से कट ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और 12 से मेरे दोस्तों ये आपका कट जाएगा ना, 16 गुणा 15 240 होता है, 20 बार आपका कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 13 गुणा 11 143 हो गया, और 17 गुणा 20 340 हो गया। तो 143/340 सवाल का आंसर आ गया, और यानी कि बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो एक आसान सा सवाल था। आगे आ जाइए। हाँ देखो बच्चों, हम कैरविल एप्लीकेशन पर 1 दिसंबर को अपना एक वीओडी बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस की क्लासेस आपको दे रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर किसी बच्चे को 2025 का पेपर देना है, क्योंकि 2024 उसका इतना अच्छा नहीं गया है, खासकर मैथ की वजह से, या उसको मैथ में डर लगता है, 100% स्कोर करना चाहता है, तो कम समय में सिलेबस भी पूरा हो जाएगा आपका, और सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे 999 की फीस में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ बच्चों। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आज जी। सवाल नंबर देखेंगे 29। कुछ आंकड़ों के लिए मोड 24.6 है, मीन 20.1 है, उन आंकड़ों की मीडियन क्या है? ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है भाई, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। मोड आपको दिया है, क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता? मोड 24.6, तो मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, मीडियन आपको निकालना है, मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मीन कितना है? 20.1। ये फॉर्मूला है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब ये कितना आएगा? 40.2, इधर जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 64 पॉइंट, कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन। अब रेलवे ग्रुप डी के सवाल भी नहीं पूछ सकते क्या आप लोगों से मीन्स में? 3 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? ये चला जाएगा 21.6, यानी कि मीडियन आपकी 21.6 आ गई। सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक आंसर है ग्रुप डी का। चलियो, इस बेहतरीन से टेस्ट का हम आखिरी सवाल करेंगे। अब सवाल नंबर 30। ए 11 में से 9 बार सच बोलता है, बी 15 में से 12 बार ट्रुथ बोलता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम फैक्ट में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? देखो भाई, ए ना 11 में से 9 बार सच बोलता है, यानी कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/11, 11 में से 9 बार सच बोलता है। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई बी अगर 15 बात कहेगा तो 15 में से 12 बातें ठीक होंगी। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे का खंडन करेंगे एक ही फैक्ट को बोलते समय? एक कब पॉसिबल है कि भाई अगर एक आदमी सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोले, एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोले? जब अपोजिट बातें कही जाएंगी, एक सच कहेगा एक झूठ कहेगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। तो मेरे भाई आप, ये एक स्पेशल सवाल है जो पेपर में बार बार आता है। अगर ए ट्रुथ बोलता है तो बी को क्या बोलना चाहिए? फिर झूठ बोलना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे भाई ए ट्रुथ नहीं बोलता है और आपका बी ट्रुथ बोलेगा तो भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो यहां पे दो केस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी जो आएगी इन दोनों का सम आएगी मेरे भाई। अब आप खुद सोचो, ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/11 है, बी के ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी, अगर बी 4/5 केसेस में सच बोलता है तो 1 में से 4/5 घटे 1/5 केसेस में सच नहीं बोलेगा। ए के ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/11 केसेस में सच बोलता है तो 1 - 9/11 2/11 केसेस में सच नहीं बोलेगा, इनटू ये आ जाएगा 4/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नीचे तो 11 पंजे 55 आ गया मेरे भाई, ऊपर क्या आ गया? ऊपर 2 चौक 8 9 17, 17/55 इस सवाल का आंसर दिख रहा है क्या कहीं? हाँ जी, मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है और ये करेक्ट है। ठीक है, ये एक स्पेशल सवाल है जो पेपर में कई बार आता है ना। ये इंटरव्यू वाले सवाल, बॉल निकालने वाले सवाल, सिलेक्शन वाले सवाल, सच झूठ वाला सवाल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। अभी स्टार्टिंग में नया ऐड हुआ है सिलेबस में, तो यही वाले सवाल सबसे ज्यादा आएंगे। और इसी के साथ बच्चों आपका टेस्ट खत्म हुआ। इस टेस्ट का लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, आपको टेस्ट करके कैसा लगा, आपको सवालों का लेवल कैसा लगा, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे भाई। और अब अगला जो ऑल इंडिया लाइव फ्री टेस्ट होगा वो नेक्स्ट संडे को होगा। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं और नए टेस्ट जो न्यू क्वेश्चंस के टेस्ट है वो मात्र आपको 99 में मिल जाएंगे, 99 में। तो आप उन टेस्ट को जरूर लगाएं। इसी तरीके क्वालिटी वाले रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई, रेलेवेंट। ठीक है ना, इसका लेवल मॉडरेट था, आप इजी वाला अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनमें एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो नया बनाया गया हो, एक आध को छोड़ के। ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ के नया आपके सामने प्रेजेंट किया गया था। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो आप इस बुक से कर सकते हैं, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें 8000 टीसीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई ये टेस्ट देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है, क्योंकि मेंस वाले बच्चे लिमिटेड हैं और इस लेवल का कंटेंट बहुत ही लिमिटेड बच्चे कंज्यूम करते हैं। हर बच्चा नहीं समझना चाहता इस टाइप की चीजों को, बहुत आसान आसान करके खुश रहना चाहता है। आपको ये बातें पसंद आई हैं भैया, सॉल्यूशन अच्छे लगे, सवालों का लेवल अच्छा लगा, तो कमेंट जरूर करें, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद, बाय।